हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज नेक्स्ट लेक्चर लेकर आया हूँ आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम का। लास्ट लेक्चर में बेटा हम लोगों ने पढ़ा था आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम के जितने भी आपके डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन थे, प्रोटॉन थे, न्यूट्रॉन थे, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट था, एनोड रे एक्सपेरिमेंट था, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट कैसे हुई थी, इलेक्ट्रॉन के मास की वैल्यू कैसे कैलकुलेट हुई थी, चार्ज मास का रेशियो क्या था, उन सब चीज़ों के बारे में हमने देखा था। आज हमारा जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम है उससे हम लोग को मेन टॉपिक स्टार्ट करना है। मेन टॉपिक में हमारे पास आपका एटॉमिक मॉडल्स है। क्या बेटा? एटॉमिक मॉडल्स स्टार्ट करना है। तो अगर हम लोग एटॉमिक मॉडल्स स्टार्ट करेंगे ना, तो एटॉमिक मॉडल्स में हमें 4 टाइप के एटॉमिक मॉडल्स पढ़ने हैं। क्लास 9th में 3 एटॉमिक मॉडल आपने पढ़ा था। आज थोड़ा सा और अच्छे से कॉन्सेप्चुअल में आपको मैं लेकर जाऊंगा एटॉमिक मॉडल्स के। जैसे यहाँ पास जो हमें एटॉमिक मॉडल्स में जो पढ़ना है, वहाँ पास हमें पढ़ना है बेटा थॉमसन एटॉमिक मॉडल। क्या चीज़? थॉमसन का एटॉमिक मॉडल। दूसरा हमें जो पढ़ना है वो हमें पढ़ना है बेटा रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल। क्या पढ़ना है? रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, ठीक है ना। तीसरा जो हमें पढ़ना है वो हमें पढ़ना है बेटा बोर्स एटॉमिक मॉडल। क्या पढ़ना है? बोर्स एटॉमिक मॉडल। चौथा जो हमें पढ़ना है वो हमें पढ़ना है बेटा क्वांटम एटॉमिक मॉडल के बारे में। किसके बारे में? क्वांटम एटॉमिक मॉडल के बारे में, ठीक है ना। तो हमारे पास ये 4 एटॉमिक मॉडल्स दिए गए थे, जिसमें अभी जो हमें जो आपको जो मेनली जो हमें पढ़ना होता है वो क्वांटम एटॉमिक मॉडल के बारे में इस चैप्टर में जानना है। तो अगर हम लोग थॉमसन एटॉमिक मॉडल की बात करें ना बेटा, तो थॉमसन एटॉमिक मॉडल में हमारे पास उस समय इलेक्ट्रॉन था, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नहीं था। और इसको कब दिया गया था? 1897 में सर जे थॉमसन ने दिया था, ठीक है। जब आपका रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल था तब भी आपका केवल इलेक्ट्रॉन था बेटा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नहीं था, ठीक है ना। इस समय ही इसको कब दिया गया था? इसको आपका 1909 में दिया गया था, ठीक है। फिर उसके बाद आपका जब बोर ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया बेटा, तो इस समय भी आपका क्या था? इलेक्ट्रॉन था और आपका क्या था? प्रोटॉन था, बट उस समय आपका न्यूट्रॉन नहीं था। तो यहाँ पास इसको कब दिया गया था? 1913 में दिया गया था, ठीक। तो आप एक चीज़ बताओ, जो बोर ने एटॉमिक मॉडल दिया था ना आपको, उसमें अगर उस समय इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन नहीं था, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन था और न्यूट्रॉन नहीं था, इसका मतलब हाउ वुड बी इट एज अ परफेक्ट मॉडल? तो ये जाहिर सी बात है, ये परफेक्ट मॉडल तो हो नहीं सकता। तो फिर लास्ट में जब आपका न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई 1932 में, सर जेम्स चैडविक ने आपका न्यूट्रॉन की जब डिस्कवरी की ना, तो डिस्कवरी की उसके बाद आपका क्वांटम एटॉमिक मॉडल दिया गया। और क्वांटम एटॉमिक मॉडल में बहुत लोगों का रोल था। उस समय आपका क्या था? इलेक्ट्रॉन भी था, प्रोटॉन भी था और न्यूट्रॉन भी था। इलेक्ट्रॉन भी था बेटा, प्रोटॉन भी था और न्यूट्रॉन भी था। तो आज हम आप लोगों को इन्हीं एटॉमिक मॉडल्स के बारे में डिस्कस करेंगे और बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट लेकर जाऊंगा आपको थॉमसन एटॉमिक मॉडल और आपके रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बारे में। तो आइए आज हम लोग बेटा शुरुआत करते हैं एटॉमिक मॉडल से, जिसमें जो पहला एटॉमिक मॉडल है वो क्या है बेटा? थॉमसन का एटॉमिक मॉडल। बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल तरीके से आइए देखते हैं हम लोग थॉमसन का एटॉमिक मॉडल। तो आइए बेटा हम लोग थॉमसन एटॉमिक मॉडल देखें। हमने आपको बताया कि थॉमसन का जो एटॉमिक मॉडल था उस समय आपका केवल क्या था? इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी। केवल किसकी डिस्कवरी हुई थी बेटा? इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी। तो थॉमसन ने जो अपने एटॉमिक मॉडल में कहा था, ठीक है ना, इसमें हम लोग देख लेते हैं। आपने पढ़ा भी था क्लास 9th में। अकॉर्डिंग टू थॉमसन एटॉमिक मॉडल, अकॉर्डिंग टू व्हाट? थॉमसन एटॉमिक मॉडल, ठीक है ना। क्या था आपका? एटम इज अ स्फीयर। एटम इज अ क्या था? एटम इज अ स्फीयर। एटम एक क्या था? स्फीयर था। इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड। किसमें? इलेक्ट्रॉन क्या था बेटा? इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन इट। इलेक्ट्रॉन क्या था? उसमें जगह जगह क्या था? डिस्ट्रीब्यूट था। एंड पॉजिटिव चार्ज आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन इट,
ठीक है ना। आप यहाँ पास ये भी लिख सकते हो कि अकॉर्डिंग टू थॉमसन एटॉमिक मॉडल एटम इज अ व्हाट स्फीयर इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर इम्बेडेड, इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर क्या बेटा इम्बेडेड, लिख लो यहाँ पास। चलो इलेक्ट्रॉन्स आर व्हाट इम्बेडेड, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है पाया जाता है। एंड पॉजिटिव चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन इट। पॉजिटिव चार्ज क्या होता है यूनिफॉर्मली, इसमें क्या होता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। पॉजिटिव चार्ज आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन इट जस्ट लाइक इन द वाटरमेलन, जस्ट लाइक क्या चीज़ वाटरमेलन, किसकी तरह बेटा वाटरमेलन की तरह, जस्ट लाइक क्या चीज़ आपका वाटरमेलन। तो आओ चेक कर लेते हैं कि थॉमसन के एटॉमिक मॉडल की अगर हम लोग बात करें तो थॉमसन के एटॉमिक मॉडल में क्या हुआ था। ये देखो थॉमसन ने अपने एटॉमिक मॉडल में कहा था बेटा कि एटम क्या है एक स्फीयर है, एटम क्या है एक स्फीयर है। अगर हम लोग एटम के स्फीयर की बात करें तो हमने क्या कहा, हमने कहा एटम एक स्फीयर है। एटम क्या है बेटा एक स्फीयर है जिसमें आपका जो इलेक्ट्रॉन है, जिसमें क्या है आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका इस तरीके से आपका एम्बेडेड है। इलेक्ट्रॉन्स क्या था उसमें इस तरीके से एम्बेडेड था, जगह जगह एम्बेडेड था, जगह जगह पाया जा रहा था। और यहाँ पास पॉजिटिव चार्ज आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन इट, और जो पॉजिटिव चार्ज था वो क्या था आपका इसमें यूनिफॉर्मली क्या था डिस्ट्रीब्यूट था, ठीक है ना। पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट था, ठीक है ना। वो इन्होंने इसलिए कहा क्योंकि ये उनको अच्छी तरह पता था कि एटम न्यूट्रल होता है, और जाहिर सी बात है अगर एक एटम न्यूट्रल है तो उसमें अगर निगेटिवली चार्ज पार्टिकल अगर पाया जा रहा है तो जाहिर सी बात है नंबर ऑफ़ पॉजिटिव चार्ज भी उसमें क्या होंगे सेम होंगे, ताकि वहाँ पास इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या रहे मेंटेन रहे। तो उन्होंने क्या कहा था अकॉर्डिंग टू थॉमसन एटॉमिक मॉडल एटम इज ए स्फीयर इन विच इलेक्ट्रॉन आर एम्बेडेड, जहाँ पास इलेक्ट्रॉन क्या था इलेक्ट्रॉन आर एम्बेडेड इन इट, जहाँ पास इलेक्ट्रॉन क्या था एम्बेडेड था। एंड पॉजिटिव चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन इट जस्ट लाइक अ वाटरमेलन। उन्होंने अपने एटॉमिक मॉडल को वाटरमेलन से कंपेयर किया था, किससे वाटरमेलन से कंपेयर किया था, ठीक है ना। तो जैसे आपका क्या चीज़ इन वाटरमेलन, मैं यहाँ पास लिख दे रहा हूँ जैसे कि इन वाटरमेलन ब्लैक सीड्स इज जस्ट लाइक अ इलेक्ट्रॉन। ब्लैक सीड्स यहाँ पास क्या थे किसकी तरह थे बेटा जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉन थे। एंड आपका रेड ईडेबल पार्ट एंड व्हाट बेटा रेड ईडेबल पार्ट, जो आपका रेड ईडेबल पार्ट होता है जो खाने वाला पोर्शन होता है वाटरमेलन में, ठीक है ना, इज जस्ट लाइक अ पॉजिटिव चार्ज। वो किसकी तरह था बेटा जस्ट लाइक अ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना, टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। जो क्या मेंटेन कर रहा था बेटा टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, जो क्या मेंटेन कर रहा था इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन कर रहा था। आ रही बात समझ में, ठीक है ना, जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन कर रहा था। यानी अगर देखा जाए, अगर ध्यान से तुम देखो तो अगर हमने कहा ना कि यहाँ पास इलेक्ट्रॉन इज जस्ट लाइक अ ब्लैक सीड्स इन द वाटरमेलन एंड इलेक्ट्रॉन इज जस्ट लाइक अ वाटरमेलन इन इलेक्ट्रॉन इज जस्ट लाइक व्हाट सीड्स ब्लैक सीड्स इन द वाटरमेलन एंड व्हाट पॉजिटिव चार्ज इज जस्ट लाइक द रेड ईडेबल पार्ट। पॉजिटिव चार्ज क्या था किसकी तरह था जस्ट लाइक अ रेड ईडेबल पार्ट था, किसकी तरह था बेटा पॉजिटिव चार्ज इज जस्ट लाइक अ रेड ईडेबल पार्ट टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। जो क्या कर रहा था बेटा इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को क्या कर रहा था मेंटेन कर रहा था। तो उन्होंने अपने एटॉमिक मॉडल को वाटरमेलन से कंपेयर किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि आपका एटम एक स्फीयर होता है, इलेक्ट्रॉन आपका क्या होता है जगह जगह आपके पाए जाते हैं, और पॉजिटिव चार्ज वहाँ पास क्या होता है लगातार यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है, और नंबर ऑफ़ पॉजिटिव चार्ज नंबर ऑफ़ निगेटिव चार्ज आपस में इक्वल होते हैं, ताकि वहाँ पास इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या रहे मेंटेन रहे। ठीक है, चलो भैया, इसको किसने दिया था थॉमसन ने एटॉमिक मॉडल दिया था। कब दिया था बेटा 1897 में दिया था। कब दिया था भैया 1897 में दिया था। ठीक है, तो अब आते हैं
तो थॉमसन का एटॉमिक मॉडल गलत क्यों हो गया, क्यों गड़बड़ हो गया? थॉमसन के एटॉमिक मॉडल में बेटा कोई कमी नहीं थी। थॉमसन ने उस समय जो इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे थे उसके अकॉर्डिंग आपका बहुत ही परफेक्ट एटॉमिक मॉडल दिया था। उस समय फर्दर आपका जब बाद में फर्दर आपका प्रोटॉन का न्यूट्रॉन का जब डिस्कवरी हुई तो वही इनका क्या बन गया, ड्रॉबैक बन गया। ठीक है, तो ये आपका था थॉमसन का एटॉमिक मॉडल। अब आओ देखते हैं हम लोग किसके बारे में बेटा, थॉमसन एटॉमिक मॉडल के बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं किसके बारे में, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बारे में। ठीक है ना, यहीं से तो इंटरेस्ट बढ़ता है, एटॉमिक मॉडल का जो इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो यहीं से तो इंटरेस्ट बढ़ता है। रदरफोर्ड ने ऐसा क्या किया कि उन्होंने अपना एटॉमिक मॉडल आपका हट कर दिया, किससे, थॉमसन के एटॉमिक मॉडल से। तो बेटा अगर हम लोग रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल्स की बात करें, रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल की बात करें तो उस समय मैंने क्या बताया कि केवल इलेक्ट्रॉन था। क्या था बेटा, केवल इलेक्ट्रॉन था। तो रदरफोर्ड ने जो अपना एटॉमिक मॉडल दिया था ना, वो एटॉमिक मॉडल दिया था आफ्टर द अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बाद। किसके बाद, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बाद। तो मैं रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल बताने जा रहा हूँ आप लोगों को, उसके पहले मैं आपको रदरफोर्ड का आपका अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट बता देता हूँ। तो आइए पहले देखते हैं रदरफोर्ड का क्या, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में। किसके बारे में, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में। चलो भैया देख लेते हैं। ठीक है ना, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्या होता है। ध्यान रखना, अल्फ़ा पार्टिकल जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। कैसा होता है भैया, अल्फ़ा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज होता है। किससे निकलता है, हीलियम एटम से निकलता है। चलो ये भी जान गए हम कि अल्फ़ा पार्टिकल किससे निकलता है, हीलियम एटम से निकलता है। उन्होंने पता है एक्सपेरिमेंट में क्या किया था, एक्सपेरिमेंट में उन्होंने किया था, उन्होंने पता है एक थिन गोल्ड फॉयल ले ली थी। क्या ले लिया था बेटा, एक थिन गोल्ड फॉयल ले ली थी। इस तरीके से उन्होंने एक क्या ले लिया था, इस तरीके से थिन गोल्ड फॉयल ले लिया था। और वो जो थिन गोल्ड फॉयल था ना, इट जस्ट अबाउट 100 नैनोमीटर। ठीक है, 100 नैनोमीटर का एक थिन गोल्ड फॉयल ले लिया था। क्या ले लिया था बेटा, एक 100 नैनोमीटर का थिन गोल्ड फॉयल ले लिया था। और थिन गोल्ड फॉयल लेने के बाद पता है पीछे एक स्क्रीन लगा दी थी। पीछे क्या लगा दी थी, एक स्क्रीन लगा दी थी। अगर हम लोग स्क्रीन की बात करें तो स्क्रीन कुछ ऐसे लगा दी थी उन्होंने, एक मिनट। ठीक है, ये देखो उन्होंने क्या कर दिया था, उन्होंने एक स्क्रीन लगा दी थी। और स्क्रीन देख लेते हैं। तो स्क्रीन उन्होंने कुछ एक ऐसी स्क्रीन लगा दी थी। ठीक है ना, इस तरीके से क्या कर दिया था, एक स्क्रीन लगा दी थी। ठीक है ना, ये क्या है बेटा, ये है स्क्रीन। क्या है, स्क्रीन है। पहले सेटअप देख लो, जो सेटअप उन्होंने तैयार किया था। और इस स्क्रीन पर उन्होंने पता है क्या किया था, इस स्क्रीन पर उन्होंने आपका फ्लोरेसेंट मटेरियल की कोटिंग कर दी थी। किसकी कोटिंग कर दी थी बेटा, फ्लोरेसेंट मटेरियल की कोटिंग कर दी थी। फ्लोरेसेंट मटेरियल किसका था, आपका जिंक सल्फाइड का था। किसका था, जिंक सल्फाइड का था। तो यहाँ पास उन्होंने क्या ले लिया था बेटा जी, फ्लोरेसेंट मटेरियल ले लिया था। ये क्या थी, आपकी स्क्रीन थी। ठीक है ना, एक स्क्रीन लिया, एक थिन गोल्ड फॉयल लिया, जस्ट अबाउट द रेडियस ऑफ व्हाट 100 नैनोमीटर। फिर इस पर क्या किया था, अल्फ़ा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट करा दी थी। क्या किया था, अल्फ़ा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट करा दी थी। तो अल्फ़ा पार्टिकल्स के लिए इन्होंने क्या लिया था, एक लेड का बॉक्स लिया था जिसमें हीलियम एटम को रखा था। ये क्या किया था, इन्होंने क्या किया था बेटा, एक लेड का बॉक्स लिया था। और लेड के बॉक्स में इन्होंने क्या कर लिया था, इन्होंने यहाँ पास हीलियम एटम लिया था। क्या लिया था आपका, हीलियम एटम। हीलियम एटम का क्या काम था, हीलियम एटम का काम था वो क्या करता है, अल्फ़ा पार्टिकल्स निकालता है। क्या निकालता है बेटा, अल्फ़ा पार्टिकल्स निकालता है। ठीक है, तो उन्होंने एक सेटअप तैयार किया, एक थिन गोल्ड फॉयल लिया और यहाँ पास क्या कर लिया, एक स्क्रीन लिया। स्क्रीन पर क्या लगा दिया, फ्लोरेसेंट मटेरियल। याद है मैंने तुमको बताया था कि जो फ्लोरेसेंट मटेरियल होता है वो आपका चार्ज पार्टिकल के प्रेजेंस में ग्लो करना शुरू कर देता है। चलो भैया ठीक है, तो यहाँ पास इन्होंने क्या किया था, फ्लोरेसेंट मटेरियल ले लिया था। और फ्लोरेसेंट मटेरियल लेने के बाद यहाँ पास ये जो आपका यहाँ से अल्फ़ा पार्टिकल्स का जैसे ही यहाँ से बम्बार्डमेंट कराया, इन्होंने क्या कराया बेटा, अल्फ़ा पार्टिकल्स का बम्बार्डमेंट कराया। तो जब अल्फ़ा पार्टिकल्स का बम्बार्डमेंट कराया ना, तो इनको ग्लोवेंस से दिखाई दिया कहाँ पास भाई, अल्फ़ा पार्टिकल्स का जब इन्होंने बम्बार्डमेंट कराया तो अल्फ़ा पार्टिकल्स का बम्बार्डमेंट कराने के बाद यहाँ पास क्या हुआ,
ग्लोवेंस दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया बेटा? ग्लोवेंस दिखाई दिया। ये कुछ इस तरीके से ग्लोवेंस दिखाई दिया, ठीक है ना। इसका मतलब अल्फ़ा पार्टिकल यहाँ टकरा रहा था, 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 ठीक है ना। तो इस तरीके से अल्फ़ा पार्टिकल्स का जब थिन गोल्ड फॉयल पर जब इन्होंने बम्बार्डमेंट कराया तो इस तरह से अल्फ़ा पार्टिकल्स आपका फ्लोरेसेंट मटेरियल पर, स्क्रीन पर इस तरह से ग्लोवेंस क्रिएट किए। तो उन्होंने एक क्या किया, प्री इमेज निकाला। उन्होंने क्या किया बेटा? एक प्री इमेज निकाला। तो प्री इमेज इस ऑब्जर्वेशन से इन्होंने एक प्री इमेज निकाला। क्या निकाला बेटा? प्री इमेज निकाला। वो प्री इमेज कैसा बनाया वो देखिएगा थोड़ा सा। इसको मैं थोड़ा सा ऐसे साइड कर दे रहा हूँ। उन्होंने पता है क्या किया? उन्होंने जो प्री इमेज निकाला था ना, उस प्री इमेज में उन्होंने क्या किया, इस तरीके से उन्होंने क्या किया, एक एटम का इमेज क्रिएट किया। और एटम का इमेज क्रिएट करने के बाद इन्होंने क्या किया, उन्होंने बताया कि यहाँ पास हमने क्या किया, यहाँ पास उन्होंने अल्फ़ा पार्टिकल्स को क्या कर दिया, बम्बार्डमेंट करा दिया था। क्या करा दिया था बेटा? अल्फ़ा पार्टिकल्स का इस तरीके से बम्बार्डमेंट करा दिया। और जब अल्फ़ा पार्टिकल्स का उन्होंने इस तरीके से बम्बार्डमेंट कराया, जब अल्फ़ा पार्टिकल्स का इस तरीके से बम्बार्डमेंट कराया, तो अल्फ़ा पार्टिकल्स का बम्बार्डमेंट कराने पर जो आपका एकदम किनारे से अल्फ़ा पार्टिकल्स जा रही थी, अल्फ़ा रेस जा रही थी, वो तो एकदम स्ट्रेट निकल गई। लेकिन जैसे जैसे वो सेंटर की तरफ बढ़ रही थी, वैसे वैसे अल्फ़ा पार्टिकल्स में क्या क्रिएट हो रहा था? डिफ्लेक्शन क्रिएट हो रहा था बेटा। क्या हो रहा था? डिफ्लेक्शन क्रिएट हो रहा था। और जैसे जैसे वो सेंटर की तरफ बढ़ रही थी, वैसे वैसे जो डिफ्लेक्शन एंगल था वो लगातार क्या हो रहा था, इंक्रीज़ होता चला जा रहा था। क्या हो रहा था? लगातार इंक्रीज़ होता चला जा रहा था। तो भैया यहाँ पास जो सेंटर पे एकदम अल्फ़ा पार्टिकल्स गया था ना, वो अपने ही पाथ पर क्या हो गया था, वापस लौट गया था। क्या हुआ था बेटा? अपने ही पाथ पर क्या हो गया था, वापस लौट गया था। तो अगर अपने पाथ पर वापस लौट गया तो इन्होंने तुरंत इस ऑब्जर्वेशन से कैलकुलेशन किया। इस ऑब्जर्वेशन से उन्होंने क्या किया, तुरंत कैलकुलेशन किया। कैलकुलेशन क्या किया, ध्यान से देखिएगा। उन्होंने कहा चूँकि अल्फ़ा पार्टिकल्स, इनको पता था कि यहाँ पास जो अल्फ़ा पार्टिकल्स होते हैं, क्या बेटा, जो यहाँ पास अल्फ़ा पार्टिकल्स होते हैं, इसके अंदर हाई पेनिट्रेटिंग पावर होती है। क्या होती है बेटा? हाई पेनिट्रेटिंग पावर। हाई पेनिट्रेटिंग पावर विदाउट डैमेजिंग द सब्सटेंस। क्या? विदाउट डैमेजिंग द सब्सटेंस, विदाउट डैमेजिंग द सब्सटेंस, ठीक है ना। अल्फ़ा पार्टिकल्स के अंदर क्या होती है, आपकी हाई पेनिट्रेटिंग पावर होती है बिना सब्सटेंस को डैमेज किए हुए। इसका मतलब अगर अल्फ़ा पार्टिकल्स यहाँ से अगर डिफ्लेक्ट बैक हो रही थी, इसका मतलब जो सेंटर पर जो कोई एक ऐसा मटेरियल था जो कि बहुत ज़्यादा उसकी डेंसिटी क्या थी, बहुत ज़्यादा डेंसिटी उसकी क्या थी बेटा, हाई थी। डेंसिटी किसकी क्या थी, बहुत ज़्यादा हाई थी। तो अगर डेंसिटी उसकी हाई थी तो इसका मतलब भाई अल्फ़ा पार्टिकल्स अपने पाथ से क्या हो रहा था, डिफ्लेक्ट बैक हो रहा था। और सेंटर से जो जा रहा था वो तो अपने पाथ पर एकदम उसी पाथ पर रिफ्लेक्ट बैक हो जा रहा था। बाकी थोड़ा सा दूर से जा रहा था जो सेंटर से, वो तो चलो डिफ्लेक्शन कर रहा था, मान लिया। तो उन्होंने तुरंत ये अंदाज़ा लगाया कि जो अल्फ़ा पार्टिकल्स होता है वो कैसा होता है बेटा, हाई पेनिट्रेटिंग पावर रेज होती हैं। क्या होती हैं? हाई पेनिट्रेटिंग पावर रेज होती हैं। हाई पेनिट्रेटिंग पावर का मतलब ये होता है कि किसी सब्सटेंस को छेद करके निकल जाना विदाउट डैमेजिंग द सब्सटेंस, बिना सब्सटेंस को डैमेज किए हुए उसके आर पार निकल जाना। और अगर वो आर पार नहीं निकल पा रही है, अपने पास से डिफ्लेक्ट हो रही थी, तो इसका मतलब यहाँ पास कोई ना कोई एक डेंस मटेरियल पड़ा हुआ था। इसका मतलब यहाँ पास क्या था बेटा, कि यहाँ पास सेंटर पर कोई ना कोई एक क्या था, एक डेंस ऑब्जेक्ट रखा हुआ था। ठीक है, चलो ये तो समझ में आ गया कि वहाँ पास डेंस ऑब्जेक्ट रखा हुआ था जो अल्फ़ा रेस को उधर जाने नहीं दे रहा है। अब उस डेंस ऑब्जेक्ट जो था वो अल्फ़ा रेस को रिफ्लेक्ट बैक कर रहा था। रिफ्लेक्ट बैक का मतलब ये हुआ कि अगर मान लो वो जो सेंटर पर जो ऑब्जेक्ट रखा था, अगर वो निगेटिवली चार्ज होता, अल्फ़ा पार्टिकल कैसा होता है, अल्फ़ा पार्टिकल्स आपका पॉजिटिव चार्ज होता है। अगर वो जो सेंटर पर जो डेंस ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, अगर वो निगेटिवली चार्ज होता तो अल्फ़ा पार्टिकल को अट्रैक्ट कर लेता। सही है, अगर अल्फ़ा पार्टिकल को अट्रैक्ट कर लेता तो इसका मतलब वहाँ पास क्या है, आपका जो सेंटर पर जो पार्टिकल रखा हुआ है वो आपका निगेटिवली चार्ज है। मान लो न्यूट्रल होता,
मान लो न्यूट्रल होता तो न्यूट्रल होता, तब भी ये क्या होता, इसके अंदर इतनी पेनिट्रेटिंग पावर थी कि वो पार्टिकल्स को अपने आप क्या करता, उसको क्रॉस करके निकल जाता। तो चूंकि यहाँ पास डिफ्लेक्ट बैक हो रही थी, इस वजह से यहाँ पास तुरंत आपका सर रदरफोर्ड ने तुरंत अंदाज़ा लगाया कि जो अल्फ़ा पार्टिकल, जो आपका डेंस ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है जो सेंटर पर, जो डिफ्लेक्ट बैक कर रहा था, उसका नेचर कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है। कैसा नेचर है बेटा, पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के प्रेजेंस में आने पर ही क्या होता है, रिफ्लेक्शन क्रिएट करता है, डिफ्लेक्शन क्रिएट करता है। और उस पॉजिटिव चार्ज डेंस पार्टिकल को उन्होंने एक बहुत प्यारा सा नाम दिया। वो प्यारा सा नाम आपको पता है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, न्यूक्लियस। क्या कहलाता है बेटा, न्यूक्लियस कहलाता है। आ रही बात समझ में। अब देखो उन्होंने कहा, अब चलो ये तो उनका था रदरफोर्ड का अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। उम्मीद है बेटा बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पास जो इन्होंने पूरा ये ऑब्जर्वेशन किया, इस ऑब्जर्वेशन से उन्होंने कंक्लूज़न निकाला। क्या कंक्लूज़न निकाला, आओ देखते हैं। पहले आओ थोड़ा सा एक ऑब्जर्वेशन देखते हैं और फिर उसके बाद इसका हम लोग कंक्लूज़न लिखते हैं। तो अगर हम लोग देखेंगे ध्यान से तो आप देखना, ठीक है। मैंने कहा ये रहा आपका, मैं इधर एक साइड में बना ले रहा हूँ, ठीक है ना। हमने कहा था यहाँ पास ये क्या हो रहा है, थोड़ा सा उसी इमेज को प्री इमेज बना ले रहा हूँ, ठीक है ना। ये इस तरीके से, ठीक है। जो सेंटर से जा रही थी क्या हो रही थी, डिफ्लेक्ट बैक हो रही थी, ठीक है ना। और जो सेंटर से जा रही थी अपनी पोजीशन से क्या हो रही थी, डिफ्लेक्ट बैक हो रही थी। इसका मतलब सेंटर पर एक डेंस पार्टिकल बैठा हुआ था जिसका नाम क्या था, न्यूक्लियस था। चलो उन्होंने नाम दे दिया न्यूक्लियस। अब उन्होंने पता है यहाँ से ऑब्जर्वेशन क्या किया था, ऑब्जर्वेशन ये किया था, ठीक है ना। इन सब को पॉइंट बना के लिख लीजिएगा कि यहाँ पास लगभग 10,000 अल्फ़ा पार्टिकल्स में से, 10,000 अल्फ़ा पार्टिकल्स में से, ठीक है ना, लगभग 9,999 अल्फ़ा पार्टिकल्स गोज स्ट्रेट। 10,000 अल्फ़ा पार्टिकल्स में से लगभग 9,999 अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या हो गए थे, गोस क्या बेटा, स्ट्रेट। कैसा निकल गया था बेटा, स्ट्रेट निकल गया था। ओनली क्या, ओनली वन अल्फ़ा पार्टिकल डिफ्लेक्ट फ्रॉम इट्स पोजीशन। केवल एक ही ऐसा अल्फ़ा पार्टिकल था जो अपनी पोजीशन से क्या हो रहा था, डिफ्लेक्ट हो रहा था। मतलब बहुत सारे अल्फ़ा पार्टिकल, लाखों अल्फ़ा पार्टिकल्स अल्फ़ा रेस का इन्होंने बम्बार्डमेंट कराया था। लेकिन इनका जो रेशियो था, उस रेशियो में क्या था कि लगभग 10,000 अल्फ़ा पार्टिकल्स में से 9,999 अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या हो जा रहे थे, स्ट्रेट निकल जा रहे थे। कोई एक ऐसा अल्फ़ा पार्टिकल था जो अपने पास से क्या हो रहा था, डिफ्लेक्ट हो रहा था, ठीक है ना। तो इन्होंने इससे कंक्लूज़न निकाला, इससे उन्होंने क्या किया, कंक्लूज़न निकाला। और कंक्लूज़न क्या निकाला कि मोस्ट ऑफ व्हाट स्पेस इन एन एटम, इन एन क्या बेटा, इन एन एटम इज एम्प्टी, इन एन एटम इज एम्प्टी। अधिकतर स्पेस आपका जो एटम में रहता है वो क्या रहता है, एम्प्टी रहता है। और कितना स्पेस, लगभग 99.9% स्पेस, 99% स्पेस क्या होता है आपका यहाँ पास क्या रहता है, एम्प्टी रहता है बेटा। ये कंक्लूज़न निकाला पहले ऑब्जर्वेशन से। दूसरा ऑब्जर्वेशन इनका क्या था, दूसरा ऑब्जर्वेशन ये था कि वही जो अभी मैं आप लोग को बता चुका हूँ कि आपका जो अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं, जो आपके अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं, वो अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या हुए थे, ठीक है ना। अल्फ़ा पार्टिकल्स इज हाई पेनिट्रेटिंग पावर रेज। मैंने बताया आपको कि अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या थे, हाई पेनिट्रेटिंग रेज थी, ठीक है ना। तो उसको जो सेंटर से जो डिफ्लेक्शन हो रहा था, वहाँ पर सेंटर से पेनिट्रेटिंग रेज थी, तो वहाँ पास से क्या हो रहा था बेटा, सेंटर से क्या हो रहा था, डिफ्लेक्शन हो रहा था। और जाहिर सी बात है, अगर सेंटर से डिफ्लेक्शन हो रहा था तो सेंटर पर एक डेंस ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ था जिस पर कैसा चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज था। उस डेंस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को जो रदरफोर्ड ने नाम दिया था, वो क्या नाम दिया था बेटा, वो नाम दिया था उन्होंने बहुत प्यारा सा नाम, जिसका नाम क्या था, न्यूक्लियस था। क्या नाम था, न्यूक्लियस था। इस तरह से आपका डिस्कवरी ऑफ क्या हुआ, न्यूक्लियस हुआ। डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस हुआ बाई कैसे, बाई अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से। आ रही बात समझ में,
ठीक है ना। इस तरह से बेटा न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई। अब इलेक्ट्रॉन पहले खोजा जा चुका था, इलेक्ट्रॉन खोजा जा चुका था। अब इलेक्ट्रॉन के बाद आपका न्यूक्लियस की डिस्कवरी हो गई। अब रदरफोर्ड के पास दो हथियार थे। रदरफोर्ड के पास क्या थे? दो हथियार थे। कौन कौन? एक आपका इलेक्ट्रॉन और एक क्या था? न्यूक्लियस। ध्यान रखिएगा, न्यूक्लियस को उन्होंने क्या कहा था? पॉजिटिव चार्ज। प्रोटॉन नहीं, क्या? पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। तो अब रदरफोर्ड के पास दो हथियार थे, एक था इलेक्ट्रॉन और एक था न्यूक्लियस। अब उन्होंने अपना एटॉमिक मॉडल इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस को लेकर दिया। इन्होंने कहा कि यहाँ पास जो एटम होता है, ठीक है, जो एटम होता है वो क्या होता है? एक आपका स्फीयर होता है जिसमें आपका न्यूक्लियस इज इन द सेंटर। न्यूक्लियस कहाँ होता है? आपका सेंटर पर होता है। और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर क्या कर रहे होते हैं? इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगा रहे होते हैं। इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर क्या कर रहे होते हैं? चक्कर लगा रहे होते हैं। चलो भैया सही है, इन्होंने कह तो दिया, ठीक है ना। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा? रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल था उसकी डेफिनेशन क्या थी कि न्यूक्लियस अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल दैट न्यूक्लियस इज इन द सेंटर, न्यूक्लियस इज इन द सेंटर हैविंग व्हाट? कैसा चार्ज? हैविंग पॉजिटिव चार्ज। उसके पास कैसा था बेटा? पॉजिटिव चार्ज। एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग, इलेक्ट्रॉन्स आर क्या? रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, अराउंड द क्या? अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ, इन व्हाट? सर्कुलर पाथ। इलेक्ट्रॉन्स क्या थे? उसके आप सर्कुलर पाथ में क्या कर रहे थे? रिवॉल्व कर रहे थे। ठीक है भैया, ये रिवॉल्व कर रहे थे। चलो समझ में आ गया रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल। पता है इनका ड्रॉबैक निकला, इनका लिमिटेशन निकला। क्या लिमिटेशन निकला? बहुत ख़तरनाक लिमिटेशन था। पता है उसी समय मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियोरी आई थी। क्या आई थी बेटा? मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियोरी, जो कि इनका ड्रॉबैक बन गया। ध्यान से देखना, मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियोरी, पता है मैक्सवेल की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियोरी है ना, वो पता है क्या कह रही थी? आओ ये देखते हैं। मैक्सवेल की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियोरी थी, क्या चीज़ बेटा? मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियोरी, मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियोरी, मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियोरी कह रही थी कि कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर एक्सेलरेटेड मोशन में रहेगा तो लगातार भैया एनर्जी लूज़ करेगा। क्या चीज़? व्हेन एनी चार्ज पार्टिकल, व्हेन एनी क्या बेटा? चार्ज पार्टिकल, एनी चार्ज पार्टिकल इज इन एक्सेलरेटेड मोशन, इज इन व्हाट? एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है ना। देन इट कंटिन्यूसली लूजेज एनर्जी, देन इट कंटिन्यूसली लूजेज एनर्जी, तो वो लगातार अपनी एनर्जी क्या करेगा? लॉस करेगा। ये मैक्सवेल की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियोरी थी ना बेटा, ये ड्रॉबैक बन गई रदरफोर्ड का। कैसे? ये देखना। चलो उन्होंने क्या कहा था? एनी चार्ज पार्टिकल इज इन द एक्सेलरेटेड मोशन देन इट कंटिन्यूसली लॉसेज एनर्जी, वो क्या करेगा? एनर्जी को लॉस करेगा। चलो देखते हैं। अब तुम इसको अप्लाई कर दो यहाँ पास, कहाँ पास? रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल पर। रदरफोर्ड के जब एटॉमिक मॉडल पर ये अप्लाई किया गया तो इलेक्ट्रॉन पाया गया कि इलेक्ट्रॉन भी तो एक चार्ज पार्टिकल था भैया। इलेक्ट्रॉन भी क्या था? एक चार्ज पार्टिकल था। और अगर इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल था, ये भी तो लगातार कंटिन्यूसली एक्सेलरेटेड मोशन पे था। बेटा बहुत सारे बच्चे हमसे ये क्वेश्चन कर जाते हैं कि न्यूक्लियस के चारों ओर सर जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है वो एक्सेलरेटेड मोशन पे कैसे? वो तो कांस्टेंट मोशन में मूव कर रहा है। ना ना ना, ध्यान से देखिएगा, आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि कोई भी बेटा अगर बॉडी अगर आपका सर्कुलर पाथ में है तो सर्कुलर पाथ में मोशन करने पर उसका हर एक पॉइंट पर एक अलग अलग टेंजेंट होता है, और हर पाथ पर जो अलग अलग टेंजेंट होता है वो लगातार अलग अलग डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है? अलग अलग डायरेक्शन को। तो अगर हर एक पॉइंट पर जो टेंजेंट रिप्रेजेंट कर रहा है अलग अलग डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पास इलेक्ट्रॉन क्या है? आपका एक्सेलरेटेड मोशन में कहलाएगा। किस में कहलाएगा बेटा? एक्सेलरेटेड मोशन में। कोई भी बॉडी जो सर्कुलर पाथ में होती है वो हर एक पोजीशन पर अपने क्या होती है? टेंजेंट को चेंज करती है, जिसके कारण से आपका क्या होता है? वो हमेशा किस में कहलाती है? एक्सेलरेटेड मोशन में कहलाती है। तो चलो
ठीक है ना, समझ में आया कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पास एक्सेलरेटेड मोशन पे कैसे है, क्योंकि हर एक पॉइंट पर इसका क्या होता है, टेंजेंट होता है। अब देखो ध्यान से, मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी लगा दो, किस पर, रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल पर। तो रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल पर जब मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी लगाई गई ना, तो ये पाया गया कि भैया इलेक्ट्रॉन भी तो एक्सेलरेटेड मोशन में था, इलेक्ट्रॉन भी क्या था, इलेक्ट्रॉन भी तो एक्सेलरेटेड मोशन में था। और अगर इलेक्ट्रॉन अगर एक्सेलरेटेड मोशन में है तो ये लगातार क्या करेगा, लगातार ये भी तो एनर्जी लूज़ करेगा। और अगर लगातार एनर्जी लूज़ करेगा तो जाहिर सी बात है जो पाथ इसका सर्कुलर है वो क्या होगा, एनर्जी लॉस करते करते स्पाइरल होता चला जाएगा। और स्पाइरल होते होते एक समय ऐसा आएगा कि इट विल फॉल इनटू द न्यूक्लियस, द पाथ बिकम व्हाट, द पाथ बिकम स्पाइरल। पाथ क्या हो गया, पाथ क्या हो गया बेटा, पाथ बिकम स्पाइरल। और पाथ स्पाइरल होते होते इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड मोशन में होते होते एनर्जी लॉस करेगा, पाथ स्पाइरल हो जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि वो किस में समा जाएगा, न्यूक्लियस में समा जाएगा। तो अगर न्यूक्लियस में समा जाएगा इस तरह से तो सारे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में समा जाएंगे। और जाहिर सी बात है अगर सारे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में समा गए तो एटम का एग्जिस्टेंस ही ख़त्म। जब ये क्वेश्चन रदरफोर्ड से पूछा गया तो रदरफोर्ड कुछ नहीं कर पाए थे। तो यही मैक्सवेल की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी जो इस पर अप्लाई हुई थी वो इनके लिए क्या बन गई, ड्रॉबैक बन गई। आओ उनका लिमिटेशन लिख लेते हैं, और लिमिटेशन लिखने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का सारा कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे, जो कि आपका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ऑफ एटम में सारे न्यूमेरिकल्स जो इतने अच्छे अच्छे हैं वो पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी पर बेस है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के बारे में बताऊंगा कि कैसा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, कैसे दिखाई देती है, कैसे ये काम करती है और इस पर कौन सा रेडिएशन लगता है। और देखते हैं तो इसका हम लोग आइए देख लेते हैं लिमिटेशन। तो अगर हम लोग बेटा लिमिटेशन देखेंगे तो लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की बात करें ना, तो लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में क्या है लिमिटेशन, कि अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी बता दिया, ठीक है ना, कि इलेक्ट्रॉन इज इन एक्सेलरेटेड मोशन, इलेक्ट्रॉन इज इन व्हाट, एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है ना, देन इट विल ऑल्सो कंटिन्यूसली, देन इट विल ऑल्सो क्या बेटा, कंटिन्यूसली लूजेज एनर्जी, ठीक है ना। देयरफॉर द पाथ बिकम व्हाट, द पाथ बिकम स्पाइरल, पाथ क्या हो जाएगा, पाथ बिकम स्पाइरल। एंड एट द टाइम केम एक ऐसा समय आएगा, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स विल फॉल इनटू द न्यूक्लियस, ऑल द इलेक्ट्रॉन क्या होगा, विल फॉल इनटू द क्या, इनटू द न्यूक्लियस। आया समझ में। तो एटम का एग्जिस्टेंस, सो देयरफॉर एटम फर्दर डू नॉट एग्जिस्ट, इसलिए एटम का फर्दर डू नॉट एग्जिस्ट, इसलिए एटम का एग्जिस्टेंस ही बेटा क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। आ रही बात समझ में, ठीक है। तो आज हम लोगों ने बेटा देखा किसके बारे में, हम लोगों ने देखा थॉमसन के एटॉमिक मॉडल के बारे में। हमने उसका देखा कि कैसे उन्होंने अपने मॉडल को वाटरमेलन से कंपेयर किया था। हमने रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल देखा, अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट देखा, कैसे उन्होंने डिस्कवरी किया न्यूक्लियस की, और कैसे एटॉमिक मॉडल दिया, और कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी उनकी क्या बन गई, ड्रॉबैक बन गई। तो बेटा आज हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के सारे कॉन्सेप्ट लेकर आ जाएंगे, एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास से आप बेशक जुड़िए, एक भी क्लास मिस ना करिए, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। एनसीईआरटी के सारे न्यूमेरिकल यहीं पे करवाऊंगा, साथ में जेईई और नीट को भी कवर करता चलूँगा, ठीक है ना। मेनली मेरा फोकस एनसीईआरटी पर होगा, ठीक है ना, जहाँ से आपके सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक। तो चलिए बेटा नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।